नमस्कार। पिछली क्लास में हमने बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ा था। बंगाल विभाजन जो है इसका देश में बहुत अधिक विरोध हुआ था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र और अन्य नेताओं ने विभाजन जो है इसके प्रस्ताव के खिलाफ बंगाली, हितवादी, संजीवनी जैसे अखबार और पत्रिकाएं जो हैं इनके माध्यम से आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़ दिया। भारत सरकार और गृह सचिव को अनेक विरोधी याचिकाएं भी भेजी गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो थी इसके ऊपर विरोध का कोई असर नहीं हुआ और 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन जो है इसके निर्णय की घोषणा कर दी गई। यह विभाजन विरोधी जो जनता थी इसको एक खुली चुनौती थी। राष्ट्रवादियों ने ये महसूस किया कि आवेदनों और ज्ञापनों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है और संघर्ष का कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। 7 अगस्त की बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। लोगों से मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक के बहिष्कार की अपील की गई। विदेशी माल के बहिष्कार का आह्वान घर घर पहुंच गया और इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सितंबर 1904 से सितंबर 1905 ईस्वी के बीच कलकत्ता के बाहर कई जिलों में अंग्रेजी कपड़ों की बिक्री से जो आय थी वो 5 से 15 गुना तक कम हो गई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। प्रातःकाल से लोगों के जत्थे जुलूस के रूप में निकले। उन्होंने गंगा स्नान किया और वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधकर ये जता दिया कि बंगाल को विभाजित कर ब्रिटिश सत्ता उनकी एकता समाप्त नहीं कर सकती। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 2 विशाल जनसभाएं जो हैं इनको संबोधित किया। स्वदेशी आंदोलन और विदेशी माल के बहिष्कार का संदेश जो है ये पूरे देश में फैल गया। लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में, और अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में और इसके अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना शुरू कर दिया और 1905 ईस्वी में गोखले की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे उग्रवादी नेताओं के समर्थक इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। वे केवल स्वदेशी आंदोलन और विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, वरन वे तो इसे राजनीतिक जनसंघर्ष का रूप देकर भारत के लिए स्वशासन चाहते थे। लेकिन उदारवादी नेता अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। 1905 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है, अर्थात स्वराज्य की स्थापना करना है। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर पार्टी विभाजित हो गई। इस विभाजन का स्वदेशी आंदोलन के ऊपर गंभीर प्रभाव पड़ा। ये जो स्वदेशी आंदोलन था इसमें विदेशी माल का बहिष्कार ही नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों का भी बहिष्कार करना शामिल था। उग्रवादियों का उद्देश्य था कि प्रशासन पूरी तरह से पंगु हो जाए, जिससे अंग्रेज व्यापारी जनता का आर्थिक शोषण करने में असमर्थ हो जाएं। ये आर्थिक राष्ट्रवाद की एक नई लहर थी जो जनता तक ले जाई जा रही थी। आंदोलनकारियों का मानना था कि शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन में सफलता मिल जाएगी। उनका मानना था कि यदि चौकीदार, सिपाही, सहायक, क्लर्क काम करना बंद कर दें तो देश में ब्रिटिश हुकूमत तुरंत खत्म हो जाएगी। स्वदेशी आंदोलन में संघर्ष की जितनी भी धाराएं फूटी उनमें सबसे अधिक सफलता मिली विदेशी माल के बहिष्कार की। बंगाल और देश के दूर दराज भागों में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना दिया गया
औरतों ने विदेशी चूड़ियाँ पहनना और विदेशी बर्तनों का प्रयोग करना बंद कर दिया और धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, मंदिर के पुजारियों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद को लेने से भी इनकार कर दिया। स्वदेशी आंदोलन में स्वयंसेवी संगठनों ने जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संगठन था स्वदेश बांधव समिति, जो कि 12 साल के एक अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में इस समिति की 159 शाखाएं स्थापित कर दी गई। इस जिले में यद्यपि मुसलमानों की संख्या अधिक थी, फिर भी अश्विनी कुमार बहुसंख्यक मुसलमानों को आंदोलन से प्रेरित करने में सफल हो गए। जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए समिति ने उत्तेजक भाषणों और स्वदेशी गीतों का सहारा लिया। अपने सदस्यों को शारीरिक और नैतिक प्रशिक्षण दिया गया। अकाल और महामारी में राहत कार्य किया गया। राष्ट्रीय पाठशालाएं स्थापित की। स्वदेशी दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया गया और मुकदमे निपटाने के लिए पंच अदालतें स्थापित की गई। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए परंपरागत त्योहारों, धार्मिक मेलों, लोक परंपराओं, लोक संगीत, लोक नाट्य मंचों का सहारा लिया। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने शिवाजी जयंती और गणपति महोत्सव को बहुत लोकप्रिय बनाया और इसके माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। स्वदेशी आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसने आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया। आंदोलनकारी नेताओं की मान्यता थी कि विदेशी सरकार के विरुद्ध संघर्ष चलाने के लिए जनता में स्वावलंबन की भावना भरना जरूरी है। गाँव के आर्थिक और सामाजिक पुनरुत्थान के लिए गाँव में रचनात्मक जो कार्य थे वो शुरू करने की आवश्यकता महसूस की गई। रचनात्मक कार्यों में सामाजिक सुधार लागू करना, जिसमें कि बाल विवाह, दहेज, शराबखोर जैसी कुरीतियों के विरुद्ध जिहाद छेड़ना शामिल था। आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी अथवा राष्ट्रीय शिक्षा की भी जरूरत महसूस की गई। गुरुदेव टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य अरविंद बने और बहुत कम समय में संपूर्ण देश में अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित हो गई। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी उद्योगों की जरूरत महसूस की गई। पूरे देश में स्वदेशी कल कारखाने स्थापित होने लगे। कपड़ा मिलें, साबुन, माचिस के कारखाने, चर्म उद्योग, बीमा कंपनियां आदि अस्तित्व में आई। यद्यपि इनमें से अधिकांश उद्योग चल नहीं पाए क्योंकि इनके मालिक व्यापारिक चतुराई और जोड़ तोड़ नहीं जानते थे। वे तो केवल देशभक्ति की भावना से, स्वावलंबन के उद्देश्य से इन कारखानों की स्थापना उन्होंने की थी। फिर भी कुछ कारखाने अवश्य जिंदा रह गए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि आचार्य वीसी राव की बंगाल केमिकल फैक्ट्री। ये जो आंदोलन था इसका सांस्कृतिक जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक जीवन पर पड़ा। बंगला साहित्य, विशेषकर बंगाल काव्य के लिए तो ये स्वर्ण काल था। रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, मोहम्मद आदि द्वारा लिखे गए गीत क्रांतिकारियों, उग्रवादियों, गांधीवादियों और साम्यवादियों आदि सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। टैगोर ने बांग्लादेश की स्वाधीनता संघर्ष को तेज करने के लिए जो गीत लिखा, अमार सोनार बांग्ला, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्र गान बना। स्वदेशी आंदोलन ने पहली बार समाज में एक बहुत विशाल तबके को अपने दायरे में लिया, जिसमें कुछ जमींदार, शहरी, निम्न मध्यम वर्गीय लोग और छात्र शामिल थे। पहली बार महिलाएं घर से बाहर निकली और प्रदर्शन का हिस्सा बनी। लेकिन स्वदेशी आंदोलन जो था ये किसानों, विशेषकर निचले तबके के किसानों को ये आंदोलन जो है अब के लिए तैयार करने में सफलता नहीं मिली। केवल 12 साल इसका अपवाद था। फिर भी छुटपुट जगहों पर जितने भी किसानों को आंदोलन के लिए तैयार किया गया वे अपने आप में आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता थे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन भारत में आधुनिक राजनीति की शुरुआत थी। समूचे किसान वर्ग को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार न कर पाने की बात केवल स्वदेशी आंदोलन के साथ ही नहीं जुड़ी हुई है। इस आंदोलन के बाद देश में जितने भी आंदोलन हुए वे भी समूचे किसान वर्ग को प्रभावित नहीं कर सके। स्वदेशी आंदोलन मुसलमानों के एक बहुत छोटे से हिस्से को अपने साथ ला सका। बहुसंख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। इसका मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर घोलना था। उस समय बंगाल में अधिकतर हिंदू भूस्वामी थे और मुसलमान खेतीहर मजदूर। अंग्रेजों ने मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध खूब भड़काया और इसी समय फिरंगी हुकूमत के इशारे पर इंडियन मुस्लिम लीग का भी
गठन हुआ। जब स्वदेशी आंदोलन अपने चरम शिखर पर पहुंचने ही वाला था, तभी बंगाल में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। सांप्रदायिक शक्तियों ने तो स्वदेशी आंदोलन को कमज़ोर किया ही, लेकिन स्वयं इस आंदोलन में भी कुछ गलत तरीके अपनाए गए। धार्मिक और पारंपरिक संस्थाओं व त्योहारों का सहारा लिया गया, जो काफ़ी हद तक आंदोलन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। जिस देश में स्वयं सरकार सांप्रदायिकता को भड़का रही थी, वहाँ धार्मिक रीति रिवाजों और संस्थाओं का सहारा लेना खतरनाक सिद्ध होता है। भारत में यही हुआ। सांप्रदायिक शक्तियों ने स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्य को विकृत ढंग से पेश किया। इसी कारण बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं हुए। इसके अतिरिक्त 1908 ईस्वी के मध्य आते आते स्वदेशी आंदोलन पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। इसका पहला कारण तो ये था कि सरकार इस आंदोलन के खतरे को भांपते हुए इसे निर्ममता से कुचलना इसने शुरू किया। दूसरा कारण ये था कि स्वयं कांग्रेस पार्टी में ही मतभेद उत्पन्न हो गया था। तीसरा कारण ये था कि स्वदेशी आंदोलन के पास कोई भी प्रभावी संगठन नहीं था। और अंतिम कारण जो है वो ये था कि कोई भी जन आंदोलन लगातार और ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। इसमें एक ठहराव आता है जब क्रांतिकारी शक्तियाँ अपने संघर्ष के लिए तैयारी करती हैं तथा जनमत तैयार करती हैं। स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी ऐसा ही हुआ और 1908 ईस्वी के मध्य तक ये आंदोलन समाप्त हो गया और इसके कुछ समय बाद क्रांतिकारी आतंकवाद जो है इसकी शुरुआत हुई। थैंक यू।